हेलो स्टूडेंट, आज हमारे सामने क्लास 12th में जो चैप्टर सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए मेरा प्यारा बेटा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे आईएससी बोर्ड के हो, आईएससी बोर्ड में तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही न्यूमेरिकल कई साल से बोर्ड में पूछा जा रहा है। सीबीएसई के लिहाज से भी ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को उठाते हो तो तुम देखोगे कि रैंडमली ही तुमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल या फिर उससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे। तो आपसे मेरा यह कहना था कि इस टॉपिक को थोड़ा ज्यादा मेहनत से और ज्यादा प्रैक्टिस से आपको सीखने की जरूरत है। क्लियर है? चलिए हम चीजों की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, वेरी गुड बेटा। अब 10 मिनट हमसे मेरा प्यारा बेटा जब कोई पूछता है कि बताइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, तो हम लोग सबसे पहले एक इसकी डिफिनेशन याद करेंगे। मुझसे किसी ने पूछा, समवन आस्क्ड कि बताइए व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देन व्हाट यू हैव टू से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैन बी डिफाइंड एज। सुनिएगा मेरा बच्चा, क्या होता है? अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, आप बोलोगे दोज प्रॉपर्टीज। ये पहली बात तो क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती हैं। दोज प्रॉपर्टीज, और किसकी प्रॉपर्टीज? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, किसी भी आइडियल सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी, या फिर और डाइल्यूट सॉल्यूशन, या तो कोई आइडियल सॉल्यूशन ले लीजिए, नहीं तो कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लीजिए, कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लीजिए, उनकी ये प्रॉपर्टी होती है। बात नंबर 1। और कौन सी प्रॉपर्टी? दोज प्रॉपर्टी ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन और द डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड, जो करती क्या है मेरा प्यारा बच्चा? डिपेंड करती है। विच डिपेंड ओनली, जो डिपेंड करता है केवल किस पे? नंबर ऑफ, विच डिपेंड ओनली द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करे, नॉट ऑन इट नेचर, नॉट ऑन इट्स नेचर। अब इसका क्या मतलब हुआ? चलिए, तो पहले डिफिनेशन आपने लिखा, अब डिफिनेशन याद रखिएगा। ये 1 नंबर में 1 मार्क में कई बार मैंने देखा है कि डिफिनेशन को पूछ लिया गया है, तो डिफिनेशन को जरूर याद रखेंगे। मुझसे किसी ने पूछा कि बताइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, हम बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी आइडियल या डाइल्यूट सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है, किसी भी आइडियल सॉल्यूशन की और डाइल्यूट सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है, ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे? केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, ना कि ऑन इट्स नेचर। Those property of the ideal solution which depend only on the number of solute particle, not on its nature. That properties of the solution are known as colligative property. अब इसको समझाने का एक काम करता हूं मैं। आप ऐसे समझो मेरा प्यारा बेटा, एक एग्जांपल के थ्रू मैं जनरली बच्चों को समझाता हूं। हम कर क्या रहे हैं? माना पॉपुलेशन काउंटिंग करने जा रहे हैं, माना गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन काउंटिंग का वर्क स्टार्ट किया है। अब ये जो पॉपुलेशन काउंटिंग करते हैं हम लोग, तो ये पॉपुलेशन काउंटिंग केवल और केवल जनरली किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पर्संस पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन इट्स नेचर, नॉट ऑन इट्स नेचर, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। समझ में आ रहा है? अब पॉपुलेशन काउंटिंग करने जाते हो घर घर में, कोई भी जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो कोई ये थोड़ी करता है कि नहीं ये ब्लैक कलर का है तो काउंट नहीं करेंगे, गोरा है तो काउंट कर लेंगे, स्मॉल है तो काउंट नहीं करेंगे, बड़ा है तो काउंट करेंगे, या फिर ये इस रिलीजन का है तो काउंट करेंगे, दूसरे रिलीजन का है काउंट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग सारे पर्संस की होती है, उसका नेचर नहीं देखा जाता है कि उसका नेचर क्या है। तो जैसे आप इस एग्जांपल से समझ रहे हो कि ये जो पॉपुलेशन काउंटिंग केवल और केवल नंबर ऑफ पर्सन पे डिपेंड की जा रही है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं की जाती है, बिल्कुल वैसे ही आप ये डिफिनेशन आराम से समझ सकते हो। आप कहोगे कि किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो केवल और केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, उसके नेचर पे डिपेंड ना करे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम जानते हैं किस नाम से? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। मेरे सामने टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको डील करना होगा। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डील करना होगा दैट इज रिलेटिव लोअरिंग। पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर में कमी हो जाती है। बात नंबर 1, ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है मेरा बच्चा? बढ़ जाना, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इस बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हो जाता है। हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो फोर्थ आपके में है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, चारों की चारों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है इनका न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इन चारों कॉलिगेटिव पर ध्यान दीजिए। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ कौन सा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। एग्जाम में बायो में डायरेक्ट पूछ लेगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताओ क्या होता है, कितने टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको चैप्टर में पढ़नी है। तो चैप्टर में आपके सामने 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, और वो कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मींस RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देख रहे होंगे आपने हेडिंग में मैंने वही लिख रखा है। अब हमको ये समझ में आया कि आज हम लोगों को पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, और वो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब अगर मैं इस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करूं, मैं इस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करूं बेटा, तो नाम से ही थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा। क्या अंदाजा लग रहा होगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में क्या हो जा रही है? कमी हो जा रही है। क्लियर? मतलब वेपर प्रेशर में कमी हो जाएगी। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखता हूं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ऐसे समझो कि व्हेन वी ऐड, जब आप क्या करते हो? ऐड करते हो। क्या? व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। कभी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को कोई कहे एक्सप्लेन करो तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज समझनी पड़ेगी। तो आप कहोगे क्या कि जब हम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की मैं एक बात बता दूं, वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होते हैं जो वेपर में नहीं कन्वर्ट होते हैं। वोलाटाइल वो है जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक, और नॉन वोलाटाइल वो जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। मैं एग्जांपल में भी पढ़ाता हूं, जैसे शुगर को पानी में डिजोल्व कर दो। अब शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है, फिर सुनिए, शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है, अगर मैं उसको हीट करूं तो वाटर तो इवोपरेट होगा, शुगर थोड़ी इवोपरेट होगा। तो वाटर हो गया वोलेटाइल और शुगर क्या हो गया? नॉन वोलेटाइल। तो ऐसा ही बहुत सारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं जो वेपर में नहीं कन्वर्ट होते हैं। तो नियम क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि जब तुम ऐड करोगे, व्हेन वी ऐड क्या? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, किसमें? इनटू द सॉल्वेंट। जब तुम क्या ऐड करोगे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे, और किसमें ऐड करोगे? सॉल्वेंट के अंदर ऐड करोगे। तो ऐसा करने पे होगा क्या? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया सॉल्वेंट के अंदर, जैसे ही आपने ऐड कर दिया तो होगा क्या? देन वेपर प्रेशर, ऐसा करने पे जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, या जो सॉल्वेंट होता है, आप कहोगे कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का इज डिक्रीजेज, वो क्या हो जाता है मेरा प्यारा बच्चा? कम हो जाता है। नियम समझ लीजिए। तुमने केवल वाटर लिया, वाटर जब इवोपरेट करेगा तो जो वेपर प्रेशर लगाएगा, लेकिन अगर तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया, तो जो नॉर्मल वाटर वेपर प्रेशर लगा रहा है, अब वेपर प्रेशर की वैल्यू उससे कम हो जाएगी, क्योंकि तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया है। अब चीजें समझते हैं कि अभी ऐसी चीज आई क्यों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने पे वेपर प्रेशर कम क्यों हो गया, ये समझने का काम करते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं बेटा।
एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलो बेटा कि जैसे ये एक कोई कंटेनर है, सुनिएगा, हमने कहा ये एक कोई कंटेनर है, वैसे ही जो कंटेनर है वो क्लोज है। ये हमने कहा कि कोई एक कंटेनर है और ये कंटेनर क्या है, क्लोज है। ऐसा समझाने के लिए मैंने बनाया है, क्लियर। अब इस कंटेनर में मैंने वाटर फिलअप कर दिया, सुनिए ध्यान दीजिएगा, मैंने इस कंटेनर में क्या कर दिया, वाटर फिलअप कर दिया। ये देखो मैंने इस कंटेनर में क्या कर दिया, वाटर को फिलअप कर दिया। ये वाटर है, ये वाटर है, ठीक है। अब जब आप इसको हीट करोगे, सीधी सीधे जब तुम इसको हीट करोगे, ये वाटर है, प्योर सॉलिड केवल, अब जब तुम इसको हीट करोगे तो इसके वेपर्स जो होंगे वो वेपर बनेंगे भाई, इसके वेपर बनेंगे। ये इसका एरिया, सरफेस एरिया है ए, ठीक है। तो इसके वेपर्स जो होंगे वो वेपर बनेंगे और ये वो वेपर्स बनेंगे, वो वेपर्स यहां पर क्या लगाएंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझो, सुनिएगा, अब एक एग्जांपल के तौर सुनिएगा। कंडीशन में हुआ क्या कि भाई वही कंटेनर फिर से हमने यहां बनाया, देखो वही कंटेनर तुमने क्या किया, फिर से यहां बनाया। जो कंटेनर यहां पर था उसी कंटेनर को तुमने फिर से बनाया, फिर से उसी में वही वाटर भर दिया था, मतलब जो सॉल्वेंट था उस सॉल्वेंट को तुमने वैसे ही फिलअप कर दिया था, ठीक है। ये जो सॉल्वेंट था वो सॉल्वेंट अभी भी वैसा ही फिलअप था, ये वाटर यहां पर था। अब जो डिफरेंस है, अब जो मेरा बच्चा डिफरेंस है वो डिफरेंस समझिएगा। अब डिफरेंस क्या है कि तुमने ऐड कर दिया, तुमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तुमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को, ध्यान दीजिएगा, तुमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट के अंदर क्या कर दिया है प्यारा बेटा, ऐड कर दिया है। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से होगा क्या, देखना, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो ये जो ब्लैक कलर में मैं बना रहा हूं तो ये सॉल्वेंट के अंदर भी डिजॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्वेंट के अंदर भी डिजॉल्व हो जाएगा। और सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होने के साथ साथ थोड़े बहुत मॉलिक्यूल जो होंगे वो सरफेस पे भी जाएंगे, थोड़े बहुत मॉलिक्यूल जो होंगे वो सरफेस पे भी जाएंगे। अब मन में आएगा सर इससे क्या होगा, भाई इससे क्या हो गया, क्यों ऐसा होने से वेपर प्रेशर कम हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा मेरे बेटा, एक वर्ड जो मैं जनरली यूज करता हूं कि ये जो वेपराइजेशन है, एक सेंटेंस जो मैं यूज करता हूं कि ये जो वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन, ठीक है, वेपराइजेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन, ये एक सरफेस फिनोमेनन है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, वेपराइजेशन एक सरफेस फिनोमेनन है, ये अच्छे से दिमाग में बैठा लो। बहुत सारे एग्जांपल 11th क्लास में पढ़े होंगे। अरे एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसे समझ लो, एक चाय है, ठीक है, टी है, आप टी को कप में रखते हो और एक प्लेट में रखते हो। 9th में क्वेश्चन पूछा जाता था, एक टी है, टी कप में है और टी प्लेट में है, तो बताओ टी कहां जल्दी ठंडी होगी। आप बोलोगे सर टी जो प्लेट में रखी है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, कोई गर्म टी है, अब वो गर्म टी जो होगी, जो हॉट टी है वो प्लेट में जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्लियर है। अब आपको देखिए मेरा बेटा, मैं आपको थोड़ा लाइट चलेगी कोई बात नहीं, मैं आपको ये बता रहा था कि जो वेपराइजेशन है वो एक सरफेस फिनोमेनन है। एग्जांपल में मैंने बताया सरफेस फिनोमेनन का मतलब होता है कि टी जो होगी वो कप में जो होगी वो देर में ठंडी होगी, कोई हीटेड टी है, प्लेट में जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्लेट में सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे और ज्यादा वेपर बनेंगे तो जल्दी वो टी ठंडी हो जाएगी। अब यहां पर देखना, यहां पर जब तुम ऑपरेशन हो रहा था, ये जो वेपराइजेशन कर रहे थे, तो वेपराइजेशन करते समय यहां पे अवेलेबल सरफेस एरिया, यहां पर देखना सरफेस एरिया कितना अवेलेबल था, इतना। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जब तुमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ना कि केवल सॉल्यूशन में गया, प्लस वो सरफेस पे भी प्रेजेंट है। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सरफेस पे प्रेजेंट है, इसके तो वेपर्स बनने नहीं है। अब जब इसके वेपर नहीं बनने हैं तो होगा क्या, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। भाई पहले केवल वाटर के मॉलिक्यूल थे, ज्यादा एरिया था, ज्यादा वेपर बन रहे थे, वेपर प्रेशर ज्यादा था। तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने पे सरफेस के ऊपर भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गए, सरफेस के ऊपर भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाएंगे, तो उससे होगा क्या कि जो सरफेस एरिया
वेपराइजेशन के लिए अवेलेबल था वो क्या हो जाएगा, कम, और वेपर भी क्या बनेंगे, कम बनेंगे। तो इस चीज को अगर मैं जोड़ूं सेंटेंस को तो क्या निकल के आता है, सेंटेंस ये निकल के आता है कि अगर इफ यू ऐड, अगर तुम क्या करते हो, ऐड करते हो, क्या ऐड करते हो, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जब तुम क्या करते हो, ऐड करते हो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इनटू द सॉल्वेंट, किसमें ऐड करते हो, इनटू द सॉल्वेंट, तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो अवेलेबल सरफेस एरिया था, उससे होगा क्या, जो अवेलेबल सरफेस एरिया था किसके लिए, फॉर वेपराइजेशन, वेपराइजेशन के लिए जो अवेलेबल सरफेस एरिया था वो कम हो जाएगा। मतलब वेपराइजेशन के लिए जो अवेलेबल सरफेस एरिया कम था, मतलब पहले वेपर ज्यादा बन रहे थे, अब वेपर पूरे बन ही नहीं पाएंगे क्योंकि उतना एरिया ही नहीं है, कम वेपर बनेंगे। भाई जब अवेलेबल सरफेस एरिया कम हो गया तो होगा क्या, लेस वेपर विल फॉर्म, लेस वेपर विल फॉर्म। अब वेपर्स जो होंगे वो क्या बनेंगे, कम बनेंगे, और जब वेपर्स ही कम बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मेरा प्यारा बेटा कि वेपर प्रेशर जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में ये तो हो गया स्टेटमेंट, ये तो हो गया स्टेटमेंट, और ये हो गया मेरा प्यारा बेटा रीजन। अगर कभी थ्योरेटिकल वर्ड बोले, थ्योरेटिकली चीजें लिखनी हो तो इतना चीज तुम थ्योरेटिकल लिख सकते हो। क्या सेंटेंस निकल के आया भाई, क्यों वेपर प्रेशर कम हो जाता है। पहली बात तो हमने ये सीखा कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के ऐड करने पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे क्या होगा, वेपराइजेशन के लिए जो सरफेस एरिया था वो कम हो जाएगा, less vapor will be formed, and if the vapors will be less formed then obviously vapor pressure will be reduces or decreases। अब हमको एक स्टेटमेंट भाई ये समझ में आ गया कि वेपर प्रेशर में कमी क्यों हो जाती है। मुझको अब इसका न्यूमेरिकल अप्रोच जो है उसे सीखना है, हम उस पे आते हैं, ठीक है, चीजों को ध्यान से समझिए। अब बेटा एक चीज अभी से ही आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्या वो चीज आपको अपने दिमाग में बैठानी है कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, ध्यान सुनिएगा, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो बेसिक वर्क या एम इस चैप्टर में किया गया है वो ये किया गया है कि मैं उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जो सॉल्यूट होता है, ध्यान दीजिएगा, जो सॉल्यूट होता है उसका मोलर मास निकाल सकूं, ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो है वो निकाल पाए। मतलब जनरली एक ये वर्क या न्यूमेरिकल अप्रोच में जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है वो इस अप्रोच के हिसाब से किया गया है। भाई तुमने किसी भी सॉल्यूट को मिला दिया, तुमने यूरिया को मिला दिया, C12H22 सॉरी यूरिया है ना, तो C6H12O6 दैट इज C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज, ठीक है। यहीं पे अगर मैं यूरिया की बात कर रहा था तो यूरिया क्या हो जाएगा, NH2CONH2। अब जैसे ये यूरिया हो गया NH2CONH2, इसको तुमने सॉल्वेंट के अंदर मिलाया। वैसे तो फॉर्मूले में अगर ऐड कर लो नाइट्रोजन का आपका 14, इसका ऐड कर लो, सबका ऐड कर लो, तो आपको इसका जो मोलर मास है वो 60 ग्राम पर मोल निकल के आ जाएगा, वो तो आ ही जाएगा। लेकिन मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से मोलर मास निकालने की कोशिश करूं, मोलर मास सॉल्यूट का निकालने की कोशिश करूंगा, और सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो निकालना विद हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उस मोलर मास को मैं एक नाम दूंगा जिसे मैं कहूंगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास, एमबी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो बेसिक वर्क है वो है ये एमबी निकालना, जो न्यूमेरिकल अप्रोच है। तो मैं यहां पर सीखूंगा कि ये एमबी ऑब्जर्व्ड मोलर मास कैसे निकलेगा। क्या सिखाया मैंने सिखाया कि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बेसिक अप्रोच क्या है कि मैं सॉल्यूट का ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकाल पाऊं।
देखिए कहां से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा। सबसे पहले जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने की बात आएगी तो मैं शुरुआत यहां से करूंगा कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है पीएस वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज पीए। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पीए। ये भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है और आपको पता है ए का मतलब सॉल्वेंट होता है, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। अब आपको लगेगा ये कैसे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर क्यों है। अब एक बात समझो, ये था प्योर सॉल्वेंट, ठीक, हमने इसमें मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये ब्लू कलर में समझाया मैंने क्या मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बन गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बन भी गया तो क्या हुआ, ये तो नॉन वोलेटाइल है ना, तो नॉन वोलेटाइल है तो इसके वेपर बनेंगे नहीं। अभी भी वेपर्स जो बनेंगे वो केवल ब्लैक वाले मतलब केवल सॉल्वेंट के बनेंगे, ओनली सॉल्वेंट फॉर्म वेपर, ओनली सॉल्वेंट फॉर्म्स वेपर, केवल जो सॉल्वेंट होगा केवल वही वेपर बनाएगा। और केवल सॉल्वेंट वेपर बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो एक्चुअली में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल है। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू बच्चों को ये समझाने की कोशिश करता हूं, जनरली आप समझिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे इस रूम में एक कोई टीम है, टीम का मतलब 2 पर्सन है, मैं हूं ए और बी। हम दोनों लोग इस बोर्ड पे फोर्स लगाने के लिए थे यहां पर। अब मैंने कहा कि अगर हम दोनों यहां पर इस बोर्ड पे फोर्स लगाएं तो टोटल फोर्स हमारी टीम का कहलाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि बी जो है वो फोर्स ही नहीं लगा रहा है, केवल अकेले ए फोर्स लगा रहा है, ठीक है। जब केवल अकेले ए फोर्स लगाएगा तो बी लगा ही नहीं रहा है, तो जो टीम का फोर्स होगा वो ए के ही इक्वल होगा। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जो टोटल टीम का फोर्स है अगर दोनों फोर्स लगाते तब तो एफ ए प्लस एफ बी के बराबर होता, लेकिन अभी जो टीम का टोटल फोर्स है वो केवल बी लगा नहीं रहा है तो केवल ए लगा रहा है, तो ए के फोर्स के इक्वल ही होगा। बिल्कुल सिमिलर केस यहां पर है, चूंकि सॉल्यूट वेपर बना ही नहीं रहा है, उसके वेपर प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो केवल और केवल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के ही इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब आपको पता है कि पीए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है पी नॉट ए इंटू का ये एज पर राउल्स लॉ, एज पर राउल्स लॉ। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, राउल्स लॉ ये कहता है कि भाई ये बात ऐसी कुछ आएगी, एज पर राउल्स लॉ। अब पीए पी नॉट ए इंटू का ये के बराबर आ गया, क्लियर। मैं करूंगा क्या मेरा प्यारा बेटा, मैं एक काम ये करूंगा, मैं यहां पर पी नॉट ए की जगह पर क्या 1 माइनस काई बी लिख सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। भाई क्यों लिख सकता हूं 1 माइनस काई बी, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि काई ए प्लस काई बी बराबर कितना होता है 1, तो काई ए निकालना होगा तो कितना निकलेगा 1 माइनस काई बी, रख दिया हमने। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो पीएस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए निकाल लिया, इक्वल टू क्या निकला 1 माइनस काई बी। मैं समझा दूं तुम लोगों को, पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए है। फिर ध्यान दीजिएगा ये वेपर प्रेशर ऑफ केवल सॉल्वेंट नहीं है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, नॉट लगा है ना, 1 माइनस काई बी। चीजों को सुधारो, यहां पर क्या जाएगा पीएस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए माइनस 1 इक्वल टू क्या जाएगा काई बी। इतनी चीज आ गई, चीजों को सॉल्व कर लिया तो क्या आया पीएस माइनस पी नॉट ए डिवाइडेड बाई पीएस माइनस पी नॉट ए डिवाइडेड बाई, जब चीजों को सॉल्व कर दिया तो क्या आ गया पी नॉट ए। चीजों को थोड़ा सा नहीं, यहां पर चीजें थोड़ी सी गलत हो गई, क्योंकि जब काई बी इधर भेजेंगे तो कहानी ऐसे नहीं बनेगी, ये 1 माइनस आ जाएगा, 1 माइनस पीएस माइनस पी नॉट ए इक्वल टू काई बी, जब काई बी पॉजिटिव रहना होगा। चीजों को सुधारा तो क्या निकला पी नॉट ए माइनस पीएस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, और ये देखो किसके इक्वल निकला मोल फ्रैक्शन के इक्वल। अब इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए मेरा बेटा, क्या दिमाग में बैठाना है। पहली बात, ये है सॉल्वेंट का, जब केवल प्योर सॉल्वेंट था तो उसका वेपर प्रेशर, ये जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर भाई ये कम है, तो ये जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो उस डिक्रीमेंट को दिखाएगा ना, उस कमी को दिखाएगा। तो ये जो पी नॉट ए माइनस पी एस है, इसे हम क्या कहते हैं लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, कितनी वेपर प्रेशर में कमी आई है। मतलब अगर ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल में छोटे छोटे शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। अचानक न्यूमेरिकल कोई बन गया, न्यूमेरिकल में कह दिया कि फाइंड द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालो, तुमको पता ही नहीं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, तो गलत हो ही जाएगा। तो ये P नॉट ए माइनस PS लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। अब किसी भी चेंज को उसके ओरिजिनल के साथ रिलेट करते हैं या रेशियो जब निकालते हैं तो उसे रिलेटिव बोलते हैं। जैसे चेंज इन वेलोसिटी विद ओरिजिनल, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। तो चूंकि ये जो चेंज इन वेपर प्रेशर है ये नॉट के डिवाइड किया गया है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या कहूंगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दोनों सेंटेंस में समझिएगा, इतनी चीज P नॉट ए माइनस PS ये केवल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, और ये पूरी चीज क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वाइवा में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मतलब वाइवा में ही पूछ लेंगे एक स्टेटमेंट, ये नोट करके याद रखिए, ठीक है, ये काम आएगा आपके सेंटेंस, वाइवा के हिसाब से ये काम आ जाता है। क्या काम आ जाता है, क्वेश्चन ये कहता है कि बताइए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, स्टेटमेंट सुनिएगा क्या कहता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वाइल जबकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जबकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ना कि केवल लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये स्टेटमेंट तो पहले अपने दिमाग में बैठा लो, पहले तो यहीं से ये काम करेंगे। ये जो स्टेटमेंट निकल के आया है इस स्टेटमेंट को अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा लो, ये नोट की फॉर्म में बैठा लो। नोट्स में तुमको सब मिलेगा, जब नोट्स पढ़ोगे तो नोट्स में सब कुछ मिलेगा। हमने देखा क्या कि जो वेपर प्रेशर में कमी हो जा रही है दैट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्चुअली में रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कहीं ना कहीं काइबी को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल काइबी को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादा नंबर होंगे तो ऑब्वियस बात मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। तो तुम यहां पर देखो ये काइबी के इक्वल कौन है, क्या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इसके इक्वल है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर थोड़ी इसके इक्वल है। कौन इसके इक्वल है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जब वाइवा में टीचर पूछे कि क्या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आप कहोगे नहीं सर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन एक्चुअली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पूछेगा क्यों, आप ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, कहिएगा सर देखिए यहां पर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो सॉल्यूट पार्टिकल पे नहीं डिपेंड कर रहा है। कौन डिपेंड कर रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है ना वो सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। तो अब आपको समझ में आया कि भाई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये एक्सप्रेशन हमने यहां तक बना लिया। अब एक्सप्रेशन यहां तक बनाने के लिए याद तो इसको ही रखना है। आपको जब याद रखने की बात आएगी, जब दिमाग में रखने की बात आएगी तो आपको ये ही फॉर्मूला दिमाग में रखना है। बाकी फॉर्मूला चाहो तो बना लेना तुरंत का तुरंत। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमको एमपी निकालना था, पहले ही बोला था ऑब्जेक्ट मोलर मास निकालना है, तो फॉर्मूले को थोड़ा सुधारेंगे। क्या सुधारेंगे, P नॉट ए माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट ए, काई बी जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल अपॉन क्या करना है, टोटल मोल, उसके मोल अपॉन टोटल मोल। ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला निकला है। अब इसको हम थोड़ा सुधारेंगे फॉर्मूले को। हम एक फॉर्मूला बना लिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब मैं मान के चल रहा हूं कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, जनरली 90% जो न्यूमेरिकल है वो डाइल्यूट के तौर पे ही कंसीडर किए गए हैं, और फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई भी करेंगे, और जो आएगा उसी को ही दिमाग में याद रखना है। दैट इज यूज्ड इन अ बोर्ड्स न्यूमेरिकल। तो जब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के जो होंगे, सॉल्यूट के मोल
भाई वो तो बहुत कम हो जाएंगे सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, सीधी चीज, सॉल्यूट तो कम हो जाएगा ना, सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो एनबी जो होगा उसको क्या कर देंगे हम लोग, निगलेक्ट कर देंगे। अब निगलेक्ट कर दिया तो क्या आया, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इक्वल टू, निगलेक्ट करने पे क्या आ गया, यह आ गया एनबी डिवाइडेड बाई एन ए। फॉर्मूले को ओपन कर दिया, एनबी नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास। Na कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास। तो इससे फॉर्मूला मॉडिफाइड आ गया जो मुझको न्यूमेरिकल के लिए यूज करना है, और वो क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। बिल्कुल अच्छे से फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। कई सारी किताबों में ये फॉर्मूले को चेंज किया गया है, पीएस की जगह पी नॉट ए लिख दिया है, पीएस की जगह पीए लिख दिया गया है। ये तो शुरुआती में बताया था क्योंकि सॉल्यूशन पीए के बराबर होता है, तो फॉर्मूले में कहीं कहीं ये यूज किया गया है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पूछेगा ना, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, तो कहीं कहीं किताबों में फॉर्मूला ऐसे मेंशन किया गया है, डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई एम बी इंटू क्या जाएगा डब्ल्यू। तो ये फॉर्मूला जो है ये न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा, और अच्छे से इस फॉर्मूले को दिमाग में बैठा लीजिए, इस पर बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये मैथमेटिकल अप्रोच कैसे की गई है न्यूमेरिकल के लिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। हम लोग इस फॉर्मूले पर बेस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग को आपको वही चीज समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अच्छा, इसमें कहीं कहीं पे फॉर्मूला चेंज होता है, मैं तुमको समझा दूं यहीं पे, ठीक है। वैसे मैं इसका डेरिवेशन बता भी देता लेकिन अभी चूंकि वीडियो लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं टाइम इतना कंज्यूम नहीं करना चाहता हूं, किसी भी रेफरेंस में मिल जाएगा डेरिवेशन। चूंकि ये डाइल्यूट था, ये क्या था, डाइल्यूट, तो डाइल्यूट में इसको निगलेक्ट किया है। अगर हम निगलेक्ट ना करें, भाई कंसंट्रेटेड ही हो, तो कई जगह पर कंसंट्रेटेड वाला फॉर्मूला भी यूज किया गया है अलग से। लेकिन अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हम कब डाइल्यूट यूज करें, कब कंसंट्रेटेड यूज करें, नहीं। सीबीएसई और बोर्ड के बेसिस पे आप केवल बस यही फॉर्मूला ही यूज करो, बस उसी से आपको आराम से आंसर सही आ जाएगा, ठीक। थोड़ा बहुत वेरी करेगा, आप उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक, मार्क्स पूरे मिलेंगे। लेकिन तब भी मेरा काम यह है कि मैं कंसंट्रेटेड बता दूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। जब कंसंट्रेटेड का डेरिवेशन करोगे तो होगा क्या, इसे निगलेक्ट करना नहीं होगा, एनबी निगलेक्ट करोगे नहीं, पहले स्टेप में दोनों को रिवर्स करके तब सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं। कंसंट्रेटेड का डायरेक्ट फॉर्मूला समझो, ये हो गया डाइल्यूट के लिए, ये हो गया फॉर्मूला डाइल्यूट के लिए। कंसंट्रेटेड के केस में है क्या, अभी देखो पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, नीचे डिनोमिनेटर में पहला टर्म है, आपको कुछ नहीं करना है, बस डिनोमिनेटर में सेकंड टर्म लिख दो, तो मतलब इसका फॉर्मूला क्या जाता है, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए। समझ में आया। यहां पर आपको बस ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के टर्म को चिन्ह करना है, इक्वल टू फॉर्मूला सब कुछ वही रहेगा, क्या जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला कंसंट्रेटेड के लिए यूज करेंगे, लेकिन आप दिमाग में भी इसको उतना रखिएगा मत, कहीं यूज किया गया हो तो समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ तो पी नॉट ए सर ने पढ़ाया था, पी नॉट ए नहीं है, पी ए लिखा है, तो समझ में आ जाना कि सर ने ये भी बोला था कि एक कंसंट्रेटेड का फॉर्मूला अलग होता है। लेकिन चूंकि सारे न्यूमेरिकल तुम डाइल्यूट के हिसाब से ही सॉल्व करना, भले कंसंट्रेटेड हो, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, आंसर की वैल्यू लगभग सेम आती है। आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद करो, इस फॉर्मूले में कौन कौन सा टर्म क्या है ये भी दिमाग में बिठा लो, आपको पता है, ये चीज बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। इस फॉर्मूले में पी नॉट ए क्या है प्यारा बेटा, वेपर प्रेशर किसका, ऑफ प्योर ए, पीएस या पीए ये क्या है, ये केवल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, ये केवल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक। यहीं पे डब्ल्यू बी जो है ये क्या है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट है। एमबी जो है वो उसका मोलर मास है, ये मोलर मास है, और किसका मोलर मास है, सॉल्यूट का। डब्ल्यू ए ये वेट है, और किसका वेट है, सॉल्वेंट का, जो भी वाटर होगा उसका वेट या जो भी लिक्विड होगा। एमए जो है वो क्या है, उसका मोलर मास,
मोलर मास है, और भाई किसका मोलर मास है? सॉल्वेंट का मोलर मास है। सारे एक्सप्रेशन मैंने बताए। P नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, WB वेट या मास ऑफ सॉल्यूट, MB उसका मोलर मास, ये सॉल्वेंट का वेट और ये उसका मोलर मास। फॉर्मूले में जब तुमको सारी चीजें पता है, देखो एक्सप्रेशन देखिए कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 तरीके के वेरिएबल्स, 6 वेरिएबल्स तो यूज ही किए गए हैं मेरा बेटा। तो 6 तरीके के न्यूमेरिकल तो यही बन गए, 6 टाइप के न्यूमेरिकल ऐसे ही डायरेक्ट बन गए, डायरेक्ट ही न्यूमेरिकल आता है बीयर से। 6 टाइप के न्यूमेरिकल का मतलब उनमें से कोई भी 5 दे देगा और कोई एक नहीं देगा। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, जो दे दिया है उसको रख दो, जो नहीं दिया है निकाल लो। तो जब 6 वेरिएबल्स हैं, उनमें 5 वेरिएबल्स दे रखा होगा न्यूमेरिकल में, वैल्यू रखोगे, जो नहीं दिया है वो निकल के आ जाएगा। तो 6 टाइप के न्यूमेरिकल्स तो आपको ऐसे ही आइडिया लग गया। तो ये तो हुआ एक पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं चीजों को रिमाइंड कराऊं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। पहली कौन सी पढ़ रहे हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कहता क्या है ये स्टेटमेंट कि जब कभी भी तुम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दोगे सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम हो गया? मैंने रीजन पढ़ाया था। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल अच्छे से याद रखो। हम एमबी निकालते हैं सब में, देखो सब पता होगा, एमबी आराम से निकल के आ जाएगा, ऑब्जेक्ट मोलर मास। तो अब आपको करना क्या है कि भाई फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लो कि डाल्यूट वाला ही यूज करते हैं, P नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई P नॉट ए इक्वल टू WB इंटू एम ए डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। अब इतनी चीज समझ लेने के बाद मैं इसका एक न्यूमेरिकल या प्रैक्टिस करा देता हूं, जिससे एक आपको आइडिया लगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बता दूंगा और फिर नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे हम लोग आएंगे। ठीक है, इतना समझो पहले। देखिए बेटा, मैं आपको 2 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करा देता हूं, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल। उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, इसको कैसे डील करना है। बाकी जितना क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे, बुकलेट आपके पास है, उसमें आपको कम से कम हर टॉपिक के 40-50 न्यूमेरिकल मिलेंगे। आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए और आपका उतना ही चीजें अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए देखता हूं, मेरे सामने देखिए पहला तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि ये एक्वस सॉल्यूशन है। भाई एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सबका सॉल्वेंट फिक्स है, और सॉल्वेंट क्या फिक्स है? वाटर। कह रहा है इनके एक्वस सॉल्यूशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। और किस चीज का इंक्रीजिंग ऑर्डर? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। कि किसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कम है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। इंक्रीजिंग ऑर्डर का ही मतलब होता है सबसे कम, फिर देन मोर एंड मोर। तो एक चीज दिमाग में बैठा लू मेरा प्यारा बेटा, आप सॉल्यूशन लिखोगे कैसे? लिखना भी बहुत जरूरी है। बच्चे कभी कभी ऐसे आता है सेंटेंस में सीधे वर्डिंग लिख देते हैं, मतलब अरेंज कर देते हैं। थोड़ा सा लिखना भी सीखो। क्या लिखोगे? RLVP रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है, ये क्या है? इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसका सीधा सा मतलब ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने पहले बोला था जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल उतना ही ज्यादा ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो किसको पानी में डालने पर सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये टूटने वाले भी होंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको पानी में डालो तो ये अकेले एक मॉलिक्यूल 2 में टूट जाता है, Na+ में Cl- में, तो ये 2 में टूटेगा। ये कितने में टूट जाता है? 3 में। कैसे? 2 मॉलिक्यूल, तो K+ के और एक सल्फेट का। और ये नहीं टूटता है, यूरिया जो होता है वो नॉन डिसोसिएट, नॉन आयनाइजेबल। ठीक है, नॉन आयनाइजेबल मतलब अगर तुम देखो, चूंकि कंसंट्रेशन तीनों का सेम है, तो अब हम ये देखेंगे कि सॉल्यूट पार्टिकल किसमें ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल किसमें मिलेंगे? इसमें। फिर सॉल्यूट पार्टिकल किसमें मिलेंगे? इसमें। और सबसे कम इसमें। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ही रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सीधा सीधा आपको ऑर्डर मिल गया
कि भाई सबसे कम पार्टिकल इसमें मिलेंगे तो सबसे कम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यूरिया के एक्वा सॉल्यूशन में आएगा। किस में आएगा? यूरिया के एक्वा सॉल्यूशन में। फिर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इसमें ज्यादा थे तो ज्यादा रिलेटिव इसके बाद किसमें आएगा? NaCl में। और सबसे ज्यादा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होगा वो K2SO4 के सॉल्यूशन में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो सबसे ज्यादा है। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल उतना ही ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपका देखिए ऑर्डर निकल के आ गया। इस तरीके के कांसेप्चुअल क्वेश्चन कई आते हैं, वो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेट किया जा सकता है। तो ये चीज दिमाग में आ गई। ये तो हम डील करते रहेंगे बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी। आइए न्यूमेरिकल में हमेशा मैंने एक चीज बताई है, सबसे पहले गिवन ढूंढो। क्या क्या गिवन है, जो भी मिलता चले भगवान का प्रसाद समझ के लिखते चलो। हमने क्या देखा भाई, ये तो सॉल्यूट है, ये क्या है? सॉल्यूट। और सॉल्यूट का मास गिवन है। बताओ एक्सप्रेशन की फॉर्म में क्या होता है? डब्ल्यू बी कितना गिवन है? देखो 1 ग्राम। क्लियर हो गया। और देखो क्या गिवन है? डिजॉल्व कर रहे हैं, जिसमें डिजॉल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। किसमें डिजॉल्व कर रहे हैं? एसीटोन में, उसका भी मास दे रखा है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट ये भी दे रखा है। कितना दे रखा है? 100 ग्राम। ब्रैकेट में एसीटोन का मास दे रखा है। एसीटोन क्या था? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का मोलर मास दे रखा है। तो सॉल्वेंट का जो मोलर मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Ma। उसकी भी वैल्यू दे रखी है। और अच्छी बात। फिर क्या कर रहा है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। फिर देखिए क्या क्वेश्चन में दे रखा है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखो कितना दे रखा है मेरा बच्चा? 192.5 mmHg ये दे रखा है। क्लियर। पूछ क्या रहा है उसमें जाओ। सॉल्यूट का मोलर मास, मैंने पहले बोला था सॉल्यूट के मोलर मास को MB से रिप्रेजेंट करेंगे। MB पूछ रहा है। क्या और कुछ भी दे रखा है? देखो दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन, वो कितना दे रखा है? P0A। उसकी वैल्यू देखो कितनी दे रखी है? 195 mmHg। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठा। मैं एक हिंट दे दूं, कभी कभी P0A नहीं दे रखा होता है। जब P0A नहीं दे रखा होगा तो एक्वस सॉल्यूशन ही होगा। और एक्वस सॉल्यूशन में फिर वही 180 और उसको क्या कहते हैं, उसी कंसिडरेशन में न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। वो मतलब जब आएगा मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फॉर्मूले में 5 चीजें दे रखी हैं, कोई छठी चीज पूछ लिया, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, बहुत कोई कठिन न्यूमेरिकल नहीं आता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। अब आपको सब समझ में आ गया। अब RLVP का फॉर्मूला लगाओ। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का क्या है? PS माइनस PA डिवाइडेड बाय क्या जाएगा? P0A। ये तो फॉर्मूला होता था। ठीक, फिर से फॉर्मूला लगा देता हूं। फॉर्मूले में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या? P0A माइनस PS डिवाइडेड बाय P0A इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? WB इंटू MA डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। यही तो फॉर्मूला था। सारी वैल्यू रख दीजिए। जैसे सारी वैल्यू रखी, P0A की वैल्यू 195, PS 192.5 डिवाइडेड बाई P0A फिर से 195, WB दे रखा है 1, मोलर मास ऑफ A दे रखा है 58, MB पूछा गया है, MB तो पूछा ही गया है, इंटू WA देखिए कितना दे रखा है 100। क्लियर है। आप क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करिए। जैसे सॉल्व करोगे MB सीधे सीधे आपको निकल के आ जाएगा अराउंड ये 44.62 के आसपास आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है मेरा प्यारा बेटा। तो इन चीजें आपको पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए। जितने ईमानदारी से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना ही चीजें जल्दी से सॉल्व हो जाएंगी। तो न्यूमेरिकल में मैंने एक आइडिया आपको दिया। जितना ज्यादा आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल लगाइए, बस सिंपल न्यूमेरिकल होता है। फॉर्मूला यूज करिए, बहुत सारी चीजें दे रखी होंगी, एक चीज नहीं दे रखी होगी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आराम से डील कर ले जाओगे। अभी बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे ना तो और न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आते रहेंगे। मैं थोड़ा न्यूमेरिकल बदल बदल के यूज करूंगा हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीखा, वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर पे। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से एक हम लोगों ने डील किया, और वो कौन सा था? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए मेरे बच्चा, आगे क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।